नमस्कार। नमस्कार। हमारी बुक एम्पावरमेंट थ्रू नॉलेज के ऊपर जैसे हम अल्फ़ाबेट्स के ऊपर सीरीज़ बना रहे हैं ए टू जेड, जो कि बाकी स्कूल के अल्फ़ाबेट से डिफरेंट हैं। हम ए फॉर एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ाते हैं, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, डी फॉर डेमोक्रेसी, ई फॉर इलेक्शन। जबकि नॉर्मल स्कूलों में पढ़ाया जाता है ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग। और ये आप सबको पता है कि कुत्ते बिल्ली चूहे की पढ़ाई तो कोई भी कहीं से भी सीख लेगा, लेकिन देश कैसे चलता है, देश में नागरिक का देश के साथ क्या संबंध है, सरकार कैसे बनती है, सरकार के साथ हमारे क्या संबंध है, इस देश में हमारे जीने के लिए क्या हक हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए क्या अवसर मिलेंगे, इसका ज्ञान बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक इसका ज्ञान नहीं होगा, अमीरी गरीबी का फासला कम नहीं होगा, भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा, और जो आम आदमियों का शोषण उन्हीं लोगों के द्वारा किया जा रहा है जिनको हम अपने वोट से चुन रहे हैं, तो ये बड़ी दर्दनाक सी बात है। वो ख़त्म नहीं होगा जब तक हम समझदार नहीं बनेंगे। और समझदार का मतलब ये नहीं है कि अपने ऊपर कंट्रोल लगाना। समझदार का मतलब है सवाल खड़े करना, लोगों से सवाल करना कि आप, हमारे संविधान में ये लिखा हुआ है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा, क्यों इतना अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब क्यों होता जा रहा है, अदालतों में न्याय क्यों नहीं मिल रहा। ये सारे के सारे सवाल जब हम खड़े करने लायक बनेंगे तो हम समझदार कहलाएंगे। तो हम आज हमारा चैप्टर है ई फॉर इलेक्शन। अब देखो, नॉर्मल स्कूलों में पढ़ते हैं ई फॉर एलिफेंट, हम क्या पढ़ते हैं, ई फॉर इलेक्शन। इलेक्शन। अब हम ई फॉर इलेक्शन क्यों पढ़ते हैं? सब लोग कहते हैं जी हम तो ई फॉर एलिफेंट पढ़ते हैं, हम ई फॉर इलेक्शन क्यों पढ़ते हैं? इलेक्शन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है अगर डेमोक्रेसी है। हमारा भारत देश डेमोक्रेटिक कंट्री है, हमारे भारत देश में मोनार्की नहीं है, राजों का टाइम नहीं है कि हाथी बिल्ली चूहे पढ़ा दो। आज का टाइम है कि लोकतंत्रिक कंट्री है, लोकतंत्र से सरकार बननी है। तो लोकतंत्र के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ के बारे में हमें ज्ञान होना जरूरी है। इसलिए हमने ई फॉर इलेक्शन पढ़ाना शुरू किया, ना कि ई फॉर एलिफेंट। अब ई फॉर इलेक्शन जो है, जैसे मैंने बताया कि इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। जैसे हम डी फॉर डेमोक्रेसी भी पढ़ते हैं, हम डी फॉर डेमोक्रेसी जब भी पढ़ते हैं, डी फॉर डेमोक्रेसी क्या होती है, जिसमें ई फॉर इलेक्शन होता है, उसमें वी फॉर वोट डलती है, जिसको ज्यादा वोटें मिलती है वो ई फॉर इलेक्ट होता है। ई फॉर इलेक्ट होता है वो जी फॉर गवर्नमेंट बनाता है, और उसको हमारा टी फॉर टैक्स का पैसा जाता है, जिसमें उसमें हमारे राइट्स देने हैं। तो इलेक्शन कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है जिससे हमें डेमोक्रेटिक वे में हम गवर्नमेंट बनाते हैं। तो मैं सवित्री को कहूँगा पहले अपनी डेफिनेशन बताएं ई फॉर इलेक्शन की। An election is a process in which the citizens exercise their right to vote to choose or a group of persons for the formation of a government. ठीक है, तो सवित्री ने बताया कि चुनाव एक प्रोसेस है जहाँ पे हम वोट के जरिए कुछ लोगों को चुनते हैं। वो गवर्नमेंट बनाने के लिए भी हो सकता है, किसी इंस्टीट्यूशन को चलाने के लिए भी हो सकता है। अब भारत देश में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव हैं। पहला इलेक्शन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, क्योंकि हमारे भारत देश में क्या है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, यूनियन गवर्नमेंट है, दूसरी स्टेट की गवर्नमेंट है। हमने एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा है कि प्राइम मिनिस्टर कंट्री को देखते हैं, उसके बाद कंट्री को हमने टेरिटोरियली कैसे डिवाइड किया, नेक्स्ट क्या है, स्टेट। ठीक है ना, स्टेट के बाद क्या है, डिस्ट्रिक्ट। तो इसका मतलब जो हमारी गवर्नमेंट है, एक तो सेंट्रल लेवल पे है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, दूसरी है स्टेट लेवल पे, ठीक है, तीसरी है लोकल लेवल पे। तो एक हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट, जो लोकल लेवल पे है, जैसे लुधियाना के अंदर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, ठीक है, उससे ऊपर स्टेट है, फिर होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव होता है उसको हम बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का इलेक्शन। 2024 में आपको याद होगा मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव हुआ था, कुछ कुछ लोग बच्चों को याद भी होगा। तो उसमें पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए सरकार चुनी जानी थी। कुछ बच्चे कबाड़ उठाते हुए मेरे को एक इलेक्शन रैली पे मिले थे, जहाँ पे रवनीत बिट्टू अपने चुनावों का प्रचार कर रहा था मेंबर पार्लियामेंट के। ठीक है, तो वहाँ पे बच्चों को मैंने रवनीत बिट्टू से मिलाया था, और रवनीत बिट्टू को ये भी कहा था कि देखो ये बच्चे कबाड़ उठा रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, तो इनके लिए कुछ करो। अब किया नहीं किया अभी तक कोई जानकारी हमारे पास नहीं है, पर अभी ये 2024 की ही बात है, इसी साल की ही बात है। तो वो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव था। हमारे भारत देश में 543 मेंबर पार्लियामेंट है, मैं 543।
अब पूरे भारत देश को, जैसे हमने टेरिटोरियल डिवीजन हमने सीखी है एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, इसी तरीके से कंट्री को टेरिटोरियली डिवाइड किया है पार्लियामेंट की कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, कि कितना एरिया एक पार्लियामेंट का मेंबर जो है वो रिप्रेजेंट करेगा। पंजाब के अंदर 13 सीटें हैं। पंजाब के अंदर कितनी सीटें हैं? 13। 13। तो पूरे पंजाब को 13 भागों में बांटा हुआ है। जैसे पंजाब के अंदर जिले 13 से ज़्यादा हैं, लेकिन जो पार्लियामेंट के लिए चुनाव होता है उसमें 13 भागों में बांटा हुआ है टेरिटोरियल वाइज। तो 13 भागों में टेरिटोरियल डिवीजन है इलेक्शन के पर्पस के लिए। तो उस टेरिटरी में जितने भी लोग रहते हैं जो 18 साल से ऊपर हैं और जिनका वोटर कार्ड बना हुआ है, वो लोग चुनावों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो लोग मेंबर पार्लियामेंट चुनते हैं। ऐसे पूरे पंजाब से 13 मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं और पंजाब भारत के अलग अलग विभागों अलग अलग हिस्सों में कुल मिलाकर 543 मेंबर पार्लियामेंट चुने जाते हैं। अब हमने कल डी फॉर डेमोक्रेसी पढ़ा था। Yes, sir. हमने देखा डेमोक्रेसी में इलेक्शन कैसे होता है, Yes. उसमें वोट्स कैसे पड़ती हैं Yes. और जिसको ज़्यादा वोटें मिलती हैं वो इलेक्ट होता है। अब 543 मेंबर पार्लियामेंट जो पूरे देश में चुने जाएंगे, फिर वो देखा जाता है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ज़्यादा चुन के आए हैं। वहाँ पर भी पहले तो एक मेंबर चुना जाएगा। हमने जब कल जो हमने एक्सरसाइज की थी उसको एक मेंबर को चुनने की थी। जैसे हमने एक ही की, ऐसे 543 मेंबर अलग अलग जगहों पे चुन के आएंगे जिसको ज़्यादा वोटें मिलेंगी। अब जो 543 मेंबर में से देखा जाएगा कि कितने मेंबर हैं किस पॉलिटिकल पार्टी के, किस राजनीतिक दल से, ज़्यादा सदस्य किसके हैं। तो जिसके ज़्यादा सदस्य होंगे उसके पास भी मेजोरिटी होनी चाहिए। ऐसे 543 को आधा बांटेंगे, आधा डिवाइड करेंगे, आधा करेंगे, आधा की डेफिनेशन आ गई ना। तो 543 को हम जब आधा करेंगे तो हम देखेंगे कि 543 का आधा करने के बाद ज़्यादा मेंबर किसके हैं। तो जिसके मेंबर ज़्यादा होंगे वो सरकार बनाएगा, जिसके पास कम मेंबर है उसको विरोधी दल में बैठना पड़ेगा, उसको विरोधी में बैठना पड़ेगा। ये हम एक्सरसाइज भी करेंगे, प्रैक्टिकली भी इस बात को हम करेंगे, क्योंकि अभी हम ई फॉर इलेक्शन सीख रहे हैं, फिर वी फॉर वोट करेंगे, डी फॉर डेमोक्रेसी हमने सीखी। जब ये सारे हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे, हम साथ साथ जैसे हम अभ्यास कर रहे हैं, उस दिन हमने बी फॉर बैलेट बॉक्स में बैलेट में वोटें डाली थी। ठीक है, कल हमने डी फॉर डेमोक्रेसी के अंदर कैसे मेजोरिटी वोट, मैक्सिमम वोट का कॉन्सेप्ट समझा। अब धीरे धीरे हम पूरा प्रैक्टिकल पूरा का पूरा इलेक्शन करेंगे और पूरी गवर्नमेंट कैसे बनती है, गवर्नमेंट के पास कैसे अथॉरिटी आती है, वो सारे भी हम प्रैक्टिकली करेंगे। थियोरेटिकली तो बताएंगे लेकिन प्रैक्टिकल भी करेंगे और उसका वीडियो भी बनाएंगे ताकि आपके अलावा बाकी लोगों को भी जानकारी हो सके। तो एक महत्वपूर्ण इलेक्शन हो गया सेंट्रल गवर्नमेंट का। अब सेंट्रल गवर्नमेंट में देखो क्या क्या करती है। जैसे हमारे बॉर्डर है, पाकिस्तान के साथ बॉर्डर लगता है, उधर चाइना के साथ लगता है, उधर बांग्लादेश के साथ लगता है। तो पूरे बॉर्डर की जो सिक्योरिटी है कि हमारे देश में कोई घुसपैठिया ना आ जाए, बाहर से ना आ जाए, उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, तो जो मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होता है उन लोगों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट जब वो बनाते हैं, ये देखना कि देश में सुरक्षा रहे पूरे बॉर्डर पे। ये स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, अथॉरिटी जो है हमारी, जहाँ से हम पी फॉर पावर में पढ़ेंगे, पी फॉर पावर में जब हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो टेरिटोरियल डिवीजन है, फंक्शनल डिवीजन है, तो किसके पास कितनी अथॉरिटी है, कितना वो टेरिटरी में कितने फंक्शन काम कर सकता है, कौन से चीज़ें जिसका वो फंक्शन कर ही नहीं सकता, ये आप सीखोगे उसके अंदर जाके। तो अभी हम सीख रहे हैं ई फॉर इलेक्शन, उसमें मेंबर पार्लियामेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव, जिसके अंदर हमने देख लिया एक तो सबसे बड़ा काम है पूरे देश की सिक्योरिटी, दूसरा भारत देश का किसी भी दूसरे देश के साथ जो संबंध है, मान लो भारत का चाइना के साथ रिलेशन है, भारत का अमेरिका के साथ रिलेशन है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, जिसके लिए मेंबर पार्लियामेंट का चुनाव होता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ऐसे कई सारे और भी काम हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। इसके बाद आ जाती है टेरिटोरियल डिवीजन, जैसे हमारी एडमिनिस्ट्रेशन में है, स्टेट आ गया। अब जो स्टेट में मुख्यमंत्री बनता है, हमने देखा ना स्टेट का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कौन है, चीफ मिनिस्टर। अब जो चीफ मिनिस्टर का चुनाव होता है, चीफ मिनिस्टर कैसे बनता है, चीफ मिनिस्टर बनेगा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, MLA। हम कहते हैं ना MLA साहब आ गए, वो MLA कौन बनते हैं, जो स्टेट के अंदर होते हैं। अब उनको पंजाब में 117 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं MLA की,
117 मेंबर चुने जाएंगे। जैसे हमने पार्लियामेंट में देखा कितने मेंबर हैं, 13 मेंबर पार्लियामेंट के। पूरे देश के लिए हम कितने मेंबर भेजते हैं यहाँ से, पंजाब से 13। लेकिन स्टेट असेंबली के लिए कितने हो जाएंगे, 117। तो कितने ज्यादा हो गए, ठीक है ना। तो कहाँ 13, कहाँ 117। इसका मतलब मेंबर पार्लियामेंट का जो क्षेत्र है जिसमें से उसको वोटें मिले बहुत बड़ा है, लेकिन जो एमएलए है उसका क्षेत्र छोटा है। तो अब क्योंकि उन्होंने स्टेट के लिए गवर्नमेंट बनानी है, तो स्टेट को 117 विभागों में बांटा हुआ है, 17 भागों में बांटा हुआ है, तो 117 एमएलए चुने जाएंगे। अब 117 में से फिर देखेंगे किसके पास मेजोरिटी आई, 117 का आधा करके देखेंगे आधे से ज्यादा कौन है, तो वो गवर्नमेंट बनाएगा। जैसे पिछली बारी आम आदमी पार्टी को 92, 117 में से 92 सीटें मिल गई, तो उनके पास बहुत ज़्यादा सीटें मिल गई, आधे से कहीं ज़्यादा मिल गई, तो उन्होंने गवर्नमेंट बना दी। तो जो एमएलए हैं वो मिलके फिर चुनाव करते हैं कि किसको हमने मुख्यमंत्री बनाना है। जो एमएलए चुन के आएंगे, ये भी आप चुनाव करोगे, प्रैक्टिकली करोगे, तो आपको पता चलेगा कि आपने कितने एमएलए चुने, कैसे चुने, फिर एमएलए ने मिलकर मुख्यमंत्री कैसे बनाया, ये भी आप बनाओगे। आप अलग अलग मंत्री भी बनाओगे, ये सारा कुछ आप प्रैक्टिकली करोगे आने वाले टाइम पे। इसके बाद तीसरा जो बहुत इंपॉर्टेंट चुनाव है वो होता है लोकल गवर्नमेंट। शहर के अंदर काउंसलर बोलते हैं और गांव में पंच बोलते हैं। अभी आजकल आपने अगर अखबारों में पढ़ा होगा तो पंचों के इलेक्शन हो रहे हैं, चुनाव हो रहे हैं पंचों के, सरपंचों के और पंचों के। कल एक सरपंच को मार भी दी गोली, वो चुना गया था गुरदास तरन तारण के पास या पट्टी के पास, फिर उसको गोली भी मार दी किसी ने खुंदक में। तो अभी आजकल पंजाब में, आज के अखबार या कल का अखबार पढ़ना तो आपको पता चलेगा पंजाब में इस टाइम पे चुनाव हो रहे हैं पंचायतों के। उसमें दो तरह के चुनाव होते हैं, एक सरपंच का, एक पंच का। सरपंच का चुनाव सीधा होता है, डायरेक्ट होता है सरपंच का, और पंचों का चुनाव होता है तो वो मिलके पूरे ग्राम पंचायत को चलाएंगे, गांव जो गांव के अंदर फैसले हैं वो लेंगे। तो ये तीन मुख्य चुनाव हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट का, एक स्टेट गवर्नमेंट का, तीसरा लोकल गवर्नमेंट का, ठीक है। तो जो सिटी के अंदर जब गवर्नमेंट बनती है उसमें जहाँ पे कॉरपोरेशंस हैं वहाँ पे जो काउंसलर होते हैं वो मिलके मेयर को इलेक्ट करते हैं। जैसे आप ऋषिनगर में देखा होगा ना, पिछले बलकार सिंह, किसी को जानते हैं बलकार सिंह का नाम, वो मेयर था, वो भी काउंसलर था, पर काउंसलर्स ने मिलके उसको अपना हेड बना दिया, मेयर, उसको बोलते हैं मेयर की उपाधि, तो वो मेयर बना था। तो काफ़ी बच्चे उसके पास जाते भी थे, कुछ लोग वहाँ पे कुछ ना कोई जैसे दस्तखत कराने हैं, कोई फॉर्म अटैच कराना है, तो हमें काउंसलर से कराना पड़ता है या एमएलए से कराना पड़ता है। तो ये तीन तरीके के मुख्य चुनाव हैं। इसी तरीके से क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक कंट्री है तो ऑलमोस्ट जितने भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं उन सब में चुनाव होता है। जैसे मैं एडवोकेट हूँ तो एज एन एडवोकेट हमारे डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का चुनाव होता है। लुधियाना की बार में जितने वकील हैं वो मिलकर चुनाव करते हैं, तो एक को प्रेसिडेंट बनाते हैं, एक को सेक्रेटरी बनाते हैं, ऐसे अलग अलग पद पे चुनाव होते हैं। फिर इसी तरीके से स्टेट बार काउंसिल है हमारी, जो स्टेट लेवल पे काम करती है, ठीक है। फिर ऑल इंडिया लेवल की है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो ऐसे टेरिटोरियली अलग अलग तरह के लोग, जैसे बार का इलेक्शन हो गया, चार्टर्ड अकाउंटेंट का इलेक्शन हो गया, ऐसे बहुत सारे अलग अलग काम करने वाले लोगों के भी चुनाव होते हैं। तो वो इसी प्रोसेस से चुने जाते हैं, ई फॉर इलेक्शन से। तो अब क्योंकि हमारे देश की गवर्नेंस डेमोक्रेटिक है, ज़्यादातर हमारे इंस्टीट्यूशन डेमोक्रेटिक हैं, तो इसलिए इलेक्शन तो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इलेक्शन का पूरा प्रोसेस आना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं आएगा तो फिर हमें क्या होगा, जैसे हमने बातें की, आप लोगों ने एक्सरसाइज की थी, पेरेंट्स से पूछा कि वोट किसको डाली, क्यों डाली, तो क्या जवाब मिले थे पेरेंट्स के, क्या कहा था स्वीति पेरेंट्स ने, वोट किसको डाली, क्यों डाली? कि वो आटा दाल चाल देते हैं इसलिए। आटा चाल दावल देंगे, है ना। तो ऐसे लालच दे के वोटें लेते जाएंगे और हमारे देश में भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होगा। अगर हमें करना है तो हमें पूरा इलेक्शन, डेमोक्रेसी, वोट की महत्वता को जानना बहुत जरूरी है, ताकि हम लोग सोच समझ से वोट डालें। और ये भी आपने कल देखा डी फॉर डेमोक्रेसी में कि मैक्सिमम वोट क्या होती है। तो मैक्सिमम वोट मतलब मैक्सिमम वोटर ने किसको वोट डाली। अगर मैक्सिमम वोटर अनपढ़ होंगे, नहीं समझदार होंगे, आटा चाल दावल लेके वोट डालेंगे, तो आपकी गरीबी खत्म नहीं होनी है। इसलिए ये सिर्फ सुनने की बात नहीं है। ये मैडम आए हैं, ये स्कूल में पढ़ाते हैं, इनके स्कूल में जिसमें पढ़ाते हैं तो वहाँ पर भी जो बच्चे हैं मोस्टली काम करते हैं।
लेकिन आपसे थोड़ा बेहतर। हमारे इसमें तो बहुत से बच्चे कबाड़ उठा रहे हैं, कोठियों में काम कर रहे हैं। तो जो मैडम के स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं वो साथ साथ कहीं ना कहीं शाम को कोई ना कोई स्किल डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं। तो 3 4 5 रुपये महीने कमाते हैं और अपनी कमाई से स्कूल की फीस भी दे रहे हैं वो बच्चे। ठीक है, आपकी तो फीस फ्री है ना, आपको तो कोई पैसा नहीं लगता, वहाँ पर पैसे लगते हैं। तो वहाँ पे भी मैडम को मैंने कहा कि ये जो शिक्षा है उन बच्चों को पता होना चाहिए कि उनकी गरीबी क्यों है, उनका संघर्ष इतना क्यों है। तो तभी उनको समझ आएगा, जब उनके पास सही ज्ञान होगा तो उनको संघर्ष का कारण समझ आएगा। जब कारण समझ आएगा फिर हम एफर्ट्स करेंगे कारण को दूर करने का। ठीक है, तो ये हमारा ई फॉर इलेक्शन हो गया। अब इसमें हमने देख लिया कि वोटर की एज कितनी है, ठीक है, 18. और वोट लेने वाले की एज भी हमने देख ली। अच्छा, अब हमारे भारत देश में इलेक्शन के लिए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए, एमएलए के लिए क्या कोई न्यूनतम शिक्षा है? आप हैरान हो जाओगे, कोई भी सरकारी नौकरी लेने के लिए एक न्यूनतम शिक्षा है। कुछ अगर छोटा चपरासी भी लगना है तो पूछते हैं 10वीं पास की है। अगर कोई ऑफिसर लगना है आपने ग्रेजुएशन किया, कॉलेज में पढ़े हो। ठीक है, कुछ पदों के लिए यूनिवर्सिटी में पढ़े हो। और जिन्होंने देश चलाना है उनके लिए कोई शिक्षा नहीं है, वो अनपढ़ भी बन सकते हैं। इसलिए हमारे देश का बुरा हाल है, और अनपढ़ों ने बाकियों को भी अनपढ़ बना दिया। तो ये एक बहुत बड़ी कमी है जिसके ऊपर एक चर्चा होने की जरूरत है कि अगर कोई अनपढ़ भी है, चलो मान लो अनपढ़ भी रखना है, तो कोई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन हो जो उनको बताए कि देश की समस्याएं कहाँ पे हैं, कैसे हल होनी है। कईयों को तो संविधान के बारे में नहीं पता। कई लोग ऐसे एमएलए बन जाते हैं जिनको एमएलए की परिभाषा नहीं पता होती, लेकिन एमएलए बन जाते हैं क्योंकि लोग डालने वाले भी, वोट डालने वाले भी मूर्ख हैं। ठीक है, तो इसलिए जो सही ज्ञान है वो बहुत होना जरूरी है कि नहीं है? Yes, sir. ठीक है, अब इसके बाद देखो, एक चुनाव में एक आजाद उम्मीदवार खड़ा हो सकता है, इंडिपेंडेंट, ठीक है, जिसके पास किसी भी राजनीतिक दल का नॉमिनेशन नहीं है। दूसरे खड़े हो सकते हैं जो राजनीतिक दल से, जैसे भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि आपको राजनीतिक दल से ही चुनाव लड़ना है। कोई भी उम्मीदवार आज़ाद भी चुनाव लड़ सकता है। उसको लोगों के बीच जाना है, अपना काम बताना है, काम करके दिखाना है। लोग खुश होंगे तो आज़ाद उम्मीदवार को वोट डाल देंगे। ठीक है, तो ये हमने बेसिक ऑफ इलेक्शन आज समझा है। इसको और आगे पढ़ेंगे और आगे समझेंगे ताकि आपकी लोकतंत्र की नॉलेज इतनी गहराई से हो, और वो कॉन्स्टिट्यूशन के साथ कैसे संबंध है, हमारे पर्सनल निजी जीवन के साथ चुनाव, लोकतंत्र कैसे जुड़ा हुआ है, ये सारा ज्ञान एक एक नागरिक को पूरे देश में होना चाहिए। फिर हमारे जो सरकारें बनेंगी ईमानदार लोगों की बनेंगी, स्वार्थी लोगों की नहीं बनेंगी। और फिर निस्वार्थ जब हमारे देश में काम होना शुरू हो गया तो गरीबी खत्म हो गई। नहीं तो जैसे हमने कहा था, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, भाषा के नाम पे लोगों को गुमराह करके वोटें ले जाएंगे, उनके कोठियां बड़ी होती जाएंगी और हमारे लिए क्या बन जाएगी? झुग्गियां। ठीक है, तो अगर हमने इस स्थिति को बदलना है तो हमें इस नॉलेज को लेना पड़ेगा, आगे बढ़ाना पड़ेगा। तो कोशिश आप लोगों को भी, जैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ, मोनिका मैडम कोशिश कर रही हैं, आप सबको मिलकर कोशिश करनी है कि हमारी तरह आप बाकी लोगों को पढ़ाओ, बताओ। नहीं करोगे तो नुकसान आपका है, आपकी गरीबी नहीं खत्म होगी। क्योंकि हमने कल देख लिया कि मेजोरिटी वोट से सरकार बनती है, मैक्सिमम वोट समझ ली ना आपने क्या होता है। तो मैक्सिमम एजुकेटेड लोग होने चाहिए, सिर्फ डिग्री होल्डर नहीं, जिनके पास सही शिक्षा हो देश की। ठीक है, तो आप ये वीडियो साझा करो, देखो, रिवाइज करो, कोई कमेंट्स हैं वो डालो, कोई सवाल है तो मैडम से, टीचर से पूछो, कुछ और जानना चाहते हो तो पूछो। फिर हम इसको रिवाइज करेंगे और इसको आगे आप शेयर करो।